हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन से पूछे गए सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कटोरे के तल में रखा सिक्का कटोरे में जल डालने पर ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, कटोरे के तल में रखा सिक्का कटोरे में जल डालने पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये इसलिए होता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कटोरे के तल में रखा सिक्का कटोरे में जल डालने पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना। ये क्या है? अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? दोस्तों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु क्या होते हैं? ये तीनों ही एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं? तीनों एक तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है ये अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, प्रकाश किरण के अपवर्तन के नियम के अनुसार किसी प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है तो इसका अर्थ है कि, दोस्तों, यदि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है तो इसका अर्थ है प्रकाश उस माध्यम में निर्वात की तुलना में अधिक तेजी से क्या करेगा? यात्रा करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है तो इसका अर्थ है कि प्रकाश उस माध्यम में निर्वात की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक मोटे कांच के स्लैब सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। दोस्तों, जो मुद्रित पदार्थ है ये उठे हुए दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामू को 1.33 अपवर्तनांक वाला पानी का एक टब और 1.46 अपवर्तनांक वाला तेल का एक मग और 1.5 अपवर्तनांक वाली ग्लिसरीन की एक बोतल और 1.65 अपवर्तनांक वाला ग्लास का एक गुटखा दिया गया है। प्रकाश सर्वाधिक तीव्र चाल से किस में यात्रा करेगा? दोस्तों, जिस भी पदार्थ का अपवर्तनांक सब कम होगा उसी में जो प्रकाश है सर्वाधिक तीव्र गति से यात्रा करेगा। आप तो डायरेक्टली याद रखिए, जिस किसी का अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अब इन चारों में देखिए दोस्तों, सबसे कम अपवर्तनांक किसका दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पानी का। किसका? पानी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पानी। पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वो सबसे अधिक होगी बाकियों की तुलना में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अनुसार पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33 है। तेल का अपवर्तनांक 1.646 है, ग्लिसरीन का 1.5 है और ग्लास का अपवर्तनांक 1.65 है। पानी, तेल, ग्लिसरीन और ग्लास में सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? पानी का है। अतः प्रकाश की सर्वाधिक तीव्र चाल भी किसमें होगी? पानी में होगी। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी, अनियमित
अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति प्रतीत होने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा और गति में परिवर्तन होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे भिन्न भिन्न माध्यम में जाने पर उन माध्यमों में भिन्नता के कारण प्रकाश की गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बड़ा है 1। म्यू का मान यदि 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका यह कारण है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। क्लियर दोस्तों? पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान 1 से ज्यादा होने का कारण यह है कि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की गति जो होगी निर्वात में प्रकाश की गति से क्या कैसी होती है? कम होती है। मतलब पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? कम होती है। किसके अपेक्षा? निर्वात में प्रकाश की गति की अपेक्षा, ठीक है। दोस्तों, हम जानते हैं अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन में वी होता है। यहाँ म्यू हमारा क्या है? अपवर्तनांक है। सी है निर्वात में प्रकाश की चाल और वी क्या है? दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये आपको याद रख लेंगे, म्यू बराबर सी अपॉन वी। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और वी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, अपवर्तन के नियम के अनुसार जो सही कथन है वो बताना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नहीं होते हैं लिखा है दोस्तों, जबकि होते हैं तो ये गलत है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। तो हाँ दोस्तों, ये कथन सत्य है हमारा। तो ए हमारा असत्य हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है या अपनी मूल दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये दोस्तों ये, ठीक है। ये हमारा क्या है? आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये हमारा क्या है? अभिलंब। ये देखिए तीनों एक ही बिंदु पे है ना? हाँ, तो तीनों कहाँ पे होते हैं? एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। दोस्तों, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। अतः ए असत्य है और बी क्या हो जाएगा? हमारा सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, अपवर्तनांक जो है ये होता है दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल। दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल जो है ये अपवर्तनांक से संबंधित है। दोस्तों, अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि उस पदार्थ में प्रकाश की गति कितनी होगी। अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ के भौतिक गुण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भौतिक गुण पर, जैसे कि उसके घनत्व, रासायनिक संरचना और आणविक संरचना पर। अपवर्तनांक दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तन के नियम में से एक के अनुसार डैश किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो अपवर्तन के नियम में से एक के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है ये सभी किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण है। अपवर्तन के नियम निम्न है दोस्तों, कौन कौन से? अपवर्तन के नियम में से एक के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जब किसी एक रंग की प्रकाश की किरणें किसी माध्यम की सीमा पृष्ठ पर पड़ती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो है एक का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है। मतलब साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू के, मतलब नियतांक के, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तारों के टिमटिमाने के लिए वायुमंडल अपवर्तन की परिघटना उत्तरदायी है। जब तारों से आने वाले प्रकाश
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अलग अलग ऊंचाइयों पर वायु के अलग अलग घनत्व के कारण अपवर्तित हो जाता है। इस वजह से तारे हमको क्या दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा। दोस्तों, यदि प्रकाश विरल से सघन की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या साइन ई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन ई का अनुपात जो होता है ये क्या होता है, एक से अधिक और एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, एक से अधिक और एक स्थिरांक होता है। ठीक है, किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक से अधिक एक स्थिरांक होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त जो है यह वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण है, मतलब परिणाम है। पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाला प्रकाश अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम स्वरूप निम्न घटनाएं दिखाई देती है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना, आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म हवा के धूल के कणों की झिलमिलाहट। ठीक है, ये सभी क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तनांक के संबंध में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, अपवर्तनांक के संबंध में जो सही कथन है ये क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, C/V। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल C और V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण डैश होगा। दोस्तों, हम जानते हैं अपवर्तन कोण हमको निकालना है तो हमको पता है स्नेल ने एक नियम दिया था जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या बोलता है, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। ठीक है, वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर गुजरता है, मतलब sin θ1 का मान हमको दिया गया है कितना, 45 डिग्री। तंतु का अपवर्तनांक n1 हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है √2 और अपवर्तन कोण निकालना है मतलब sin θ2 हमको निकालना है। ठीक है, और n2 क्या है, ये वायु में वायु का अपवर्तनांक होता है और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो स्नेल का नियम जब लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, n1 का मान कितना है, √2 है। साइन थीटा की जगह 45 रखेंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, बराबर वायु का अपवर्तनांक 1 इंटू साइन θ2, यही होगा। ठीक है, अब दोस्तों √2 से √2 कट जाएगा तो साइन θ2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन θ2 बराबर आ जाएगा किसके, 1 के। साइन θ2 बराबर किसके आएगा, 1 के आ जाएगा। और 1 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों साइन थीटा में, ये होती है 90 की वैल्यू। तो मतलब साइन θ2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 के हो जाएगा। तो साइन θ2 बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तनांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, अपवर्तनांक के संबंध में जो सत्य कथन है वो है जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। यही क्या है हमारा सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक होगी। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस प्रकार निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, अर्थात जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से कैसा होता है, अधिक होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक निकालना है तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन बेंड्स होता है? तो ये बताता है दोस्तों हमें स्नेल का नियम। किसका नियम बताता है? स्नेल का नियम बताता है। स्नेल का नियम यह बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी दिशा में जाती है तो दूसरे माध्यम से प्रकाश के संचरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण का बंकन होता है। क्योंकि प्रकाश की गति दोनों माध्यम में अलग अलग होती है, यह नियम प्रकाश के अपवर्तन को समझाने में मदद करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो दोस्तों ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सी? वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडल विभिन्न घनत्व वाली वायुमंडलीय गैस और धूल कणों की परतों से मिलकर बना है। जब प्रकाश की किरण विभिन्न घनत्व वाली इन वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरती है तो ये परतें इसकी गति में परिवर्तन का कारण बनती है और प्रकाश की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का सबसे आम प्रभाव जो है दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय के समय देखा जाता है। किसके समय? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य जल्दी दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय क्षितिज के पीछे गायब होने के बाद भी सूर्य हमको दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2 और N3 है तो डैश होगा। दोस्तों हम जानते हैं हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। कांच का कितना होता है? 1.5 होता है। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है हवा का। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? N1 होगा। N1 सबसे छोटा होगा। N1 सबसे छोटा, अच्छा N1 सबसे छोटा इसमें है, N1 सबसे छोटा इसमें है। उसके बाद उससे एक से अधिक कौन है? पानी है। तो एक से अधिक 1.3 पानी मतलब N2 है, तो N2 आएगा बीच में। ठीक है, N2 आ गया बीच में, N2 आ गया बीच में। उसके बाद 1.1 N3 आएगा, मतलब हवा से ज्यादा पानी का अपवर्तनांक है, पानी से ज्यादा किसका? कांच का अपवर्तनांक है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक N1 के माध्यम से अपवर्तनांक N2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है और जो कि 0 I 90 मतलब I का मान जो है किसका मान? आपतन कोण का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो N1 अपॉन N2 डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों N1 अपॉन N2 जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन R अपॉन साइन I के। ठीक है, साइन R अपॉन साइन I के होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक N1 के माध्यम से अपवर्तनांक N2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, जिसमें आपतन कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो N1 अपॉन N2 जो होता है ये साइन R अपॉन साइन I के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? चलिए स्नेल के नियम से देखिए दोस्तों, तो जब प्रकाश किरण N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से आपतित होती है और N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होती है तब साइन I बटे साइन R बराबर होता है N2 क्या होता है? N1 अपॉन N2 होता है। क्या होता है? N1 अपॉन N2 होता है। N2 अपॉन N1 होता है दोस्तों, N2 अपॉन N1 होता है। हमसे पूछा क्या है? N1 अपॉन N2 पूछा है, तो क्या हो जाएगा? साइन R अपॉन साइन I। ठीक है ना, साइन R अपॉन साइन I जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी था देख लीजिएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। दोस्तों अपवर्तनांक किसका अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तन जो होता है अपवर्तनांक वो सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, फलतः अपवर्तनांक कैसा होता है? सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग का। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी गहराई से कम गहरा है। वास्तविक गहराई से क्या है? कम गहरा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? दोस्तों जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। क्या हो जाती है? दूर झुक जाती है। क्या हो जाती है? दूर झुक जाती है।
ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। दोस्तों, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक हमको बताना है किसके बराबर होगा। तो दोस्तों, माध्यम ए के सापेक्ष जो माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा वो √2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्नेल के नियम अनुसार अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन 45 बटे साइन 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 2/√2 हो जाएगा। √2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2√2 ऊपर में और नीचे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा? √2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश। दोस्तों, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा जो है वो क्या होती है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की दिशा में क्या होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों ये अपवर्तनांक कहलाता है, साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम के पृथककारी तल पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि n के बराबर होता है। यहाँ n क्या है? एक नियतांक होता है। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जाता है। दोस्तों, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबद्ध किया जाता है। किससे? चाल से। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबद्ध किया जा सकता है। प्रकाश की संचरण की दिशा में किसी दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो डैश उसकी बदल जाती है। दोस्तों, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है। दोस्तों, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। इसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸। पानी में 2.5 × 10⁸। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है किसकी? प्रकाश की चाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। मतलब दोस्तों, आपतन कोण का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री। अपवर्तित कोण का मान हमको बताना है और अपवर्तनांक कितना दिया गया है? √3 हमको दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? √3 दिया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं n बराबर क्या होता है? ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है। n का मान कितना है दोस्तों? हमको दिया गया n का मान कितना दिया गया है दोस्तों? अपवर्तनांक का मान ये दिया गया है हमको कितना दिया गया है? और √3 दिया गया है। कितना दिया गया है? √3 हमको दिया गया है। √3 बराबर हो जाएगा साइन आई का मान कितना है दोस्तों? साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। कितनी होती है? √3 होती है कि नहीं? √3/2 होती है दोस्तों। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। और ये क्या हो जाएगा? अपॉन में साइन आर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों √3 को उधर ला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर हो जाएगा √3/2 × √3। ठीक है, तो दोस्तों √3 से √3 कट गया तो साइन आर बराबर कितना आ गया? 1/2। और 1/2 साइन आर में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो आर हमारा कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो आर हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों जब वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो किरण माध्यम में 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है, तो स्नेल के नियम का उपयोग करके अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होकर गमन करती है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्नेल के प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए गए हैं। किसके द्वारा? स्नेल के प्रयोगों के द्वारा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। एन यहाँ पे क्या है? एक स्थिरांक है। ठीक है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी होगी दोस्तों? ये हमको बताना है। तो ये होगी दोस्तों 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कैसे होगी वो देख लेते हैं। दोस्तों किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? ये होता है माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। आप ऐसे याद नहीं रखे तो याद करिए, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता था? निर्वात में प्रकाश की चाल सी और माध्यम में प्रकाश की चाल वी। ठीक है, हमको क्या निकालना है? प्रकाश की चाल निकालना है। हमको क्या दिया गया है? अपवर्तनांक कितना दिया गया है? अपवर्तनांक दिया गया है दोस्तों 1.33। और कितना दिया गया है? 1.33 हमको अपवर्तनांक दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों हमको जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये जो होती है दोस्तों, ये होता है 1.33 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। और हमको क्या निकालना है? प्रकाश की चाल निकालना है, तो हमको v निकालना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.33। ठीक है, तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताइए? तो ये आ जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इससे इसको भाग दे देंगे तो निकल के इतना आ जाएगा। 1.3 से 3 को भाग दीजिएगा तो ये आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है दोस्तों? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित करती है? तो यह है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्न में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन अपवर्तन। किसे बोलते हैं? वायुमंडलीय परिवर्तन अपवर्तन बोलते हैं इसको। ठीक है ना दोस्तों, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण ही संभव है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पारदर्शी माध्यमों को प्रथम करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे माध्यम ए के सापेक्ष हमको माध्यम बी के अपवर्तनांक को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या? n बड़ा है 1 से। n का मान किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा इसका। कौन सा वाला? ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अब कैसे होगा बी वाला वो देख लेते हैं। दोस्तों अपवर्तन के नियमानुसार ये हमारा अभिलंब है
ठीक है, ये हमारी आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। देखिए जाना था ऐसे, लेकिन जा कहाँ रही है, ये ऐसे जा रही है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जा रही है। क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। जब माध्यम ए से आ रही है तो माध्यम बी में क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक जा रही है। तो दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इससे स्पष्ट है कि माध्यम बी सघन है तथा माध्यम ए क्या है, विरल है। माध्यम बी क्या है हमारा, सघन है, क्योंकि सघन माध्यम से जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है विरल माध्यम से जब जाती है तो। ठीक है, किसी सघन माध्यम जैसे कि कांच की अपेक्षा विरल माध्यम वायु में प्रकाश की गति कैसी होती है, तेज होती है। ठीक है, सूत्र हमने आपको बता दिया है। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल सी और क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल वी। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अपवर्तनांक किसका सबसे कम होगा दोस्तों, तो ये होगा नारंगी रंग का। नारंगी रंग का अपवर्तनांक जो होगा ये सबसे कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है। दिए गए बैगनी, हरे, नारंगी तथा पीले रंग के प्रकाश में से नारंगी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। किसका होगा, बैगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंगों के प्रकाश में से लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में क्या होता है, विचलन बढ़ता जाता है। क्या होता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह डैश का एक उदाहरण है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है ना, जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। प्रकाश की किरणें जब तिर्यक रूप से आपतित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तित होता है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। इसका अर्थ क्या है, सूर्य की रोशनी बहुरंगी है इस वजह से। दोस्तों इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश होने के बाद आसमान में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक वर्णक्रम होता है। यह वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों पर द्वारा सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। इसमें सूर्य के बहुरंगी प्रकाश का मिश्रण होता है इस वजह से। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है, और यह आभासी स्थिति डैश है जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची होती है और बदलती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ये है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का नहीं बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसका कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती है तथा इस प्रकाश से नीले तथा छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा पृथक हो जाता है। अतः केवल लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग जो है रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में डैश में प्रकाश की गति डैश होगी। दोस्तों एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक कितना है, 1.5 है। 1.5 है तो क्या बोला है, प्रकाश की गति कितनी होगी। अपवर्तनांक कितना है दोस्तों, 1.5 दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ और क्या निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल हमको निकालना है, मतलब v हमको निकालना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दूं यहाँ से तो नीचे 10 कर लूँ क्या, ठीक है, 3 से काट दूं 5 बार में, 5 से काट दूं 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को हम व्यक्त करते हैं प्रकाशिक घनत्व के रूप में। किसके रूप में, प्रकाशिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व से व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है, सितारों के चमकने के पीछे जो सिद्धांत है दोस्तों वो है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण दोस्तों अपवर्तन का। किसका, अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। इसके अन्य उदाहरण में तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आना, ये सभी किसके उदाहरण है, ये अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, तो दोस्तों हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है, तो हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का योगदान नहीं होता है हीरे की चमक में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है दोस्तों 1.003, ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम कहते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 और हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.417 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है दोस्तों रेफ्रेक्टिव। रेफ्रेक्टिव जो है ये गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। गर्मी के प्रवाह से रेफ्रेक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी आपतित होने के पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। दोस्तों हमको जल का अपवर्तनांक दिया गया कितना, 4/3। जल में प्रकाश की गति हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। दोस्तों जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, अपवर्तनांक ये दिया गया है 4/3 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ और हमको माध्यम में प्रकाश की चाल v हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा v बराबर 3 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। 9/4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बच गया 1, लगाए दशमलव, 4 दूनी 8, 4 × 25, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। दोस्तों निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, अपवर्तक सूचकांक या फिर अपवर्तनांक। ठीक है ना, निर्वात में से एक माध्यम में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये किसके बराबर होती है, अपवर्तनांक के बराबर होती है कि नहीं दोस्तों, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तक सूचकांक या फिर अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या फिर अधिक होगी। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा डैश होता है। दोस्तों किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक जो होता है ये हमेशा 1 से अधिक होता है। कैसा होता है, 1 से अधिक होता है। दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चूंकि प्रकाश निर्वात में ही सबसे तेज संचरण करता है अतः यह अन्य माध्यमों से अधिक होगा, अतः माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है किसकी ओर, अभिलंब से दूर और तीव्र गति
ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है और तीव्र हो जाती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन नियम के अनुसार दोस्तों, जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? सघन माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह प्रकाश के किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब से दूर जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है दोस्तों तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। ये दो चीज आपको याद रखना है, मेन पॉइंट है। ठीक है, उदाहरण की बात करें दोस्तों, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का तल की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। ये सभी इसके उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 2.42। कितना होता है? 2.42 होता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ है। इस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यह पारदर्शक एवं रंगीन होता है। रंगहीन ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? दोस्तों, कम सघन किसका होता है? तो ये होता है हवा का। किसका होता है? हवा का। हवा में ही तो सबसे अधिक प्रकाश जो यात्रा करता है, किसमें करता है? निर्वात में। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1। तो सबसे कम सघन जो बोला है तो यहाँ पे क्या होगा? हवा होगा। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? रोमर ने की थी। किसने की थी? रोमर ने। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, और वह माध्यम उतना ही कैसा होता है? सघन होता है। ठीक है, मतलब जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम है, जितना अधिक होगा वो सघन माध्यम। ठीक है, ठीक है, और जितना अपवर्तनांक यदि कम है तो वह क्या होगा? विरल माध्यम होगा। क्या होगा? विरल माध्यम। दृष्टिगत रूप से दिए गए विकल्प में से वायु का माध्यम कम सघन होता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक अन्य पदार्थों के अपवर्तनांक से कम होता है, इस वजह से। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? दोस्तों, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अपवर्तन के कारण दीर्घ वृत्ताकार दिखाई हमको देता है। अपवर्तन के कारण रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है। द्रव में डूबी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है। और सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। ये भी किसके उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। दोस्तों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है, और क्या हो जाता है? और वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसकी ओर? नॉर्मल की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है और अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है, मतलब अर्थात मुड़ जाता है, मतलब झुक जाता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम इसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। पानी क्या है दोस्तों? हमारा विरल माध्यम है। ग्लास क्या है? हमारा सघन माध्यम। विरल से सघन में जा रही है दोस्तों, विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो जाएगा? सामान्य की ओर और धीमा हो जाएगा, मतलब धीमा हो जाएगा। विरल से सघन में जाएगी तो धीमा सामान्य की ओर हो जाएगा और धीमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गमन करता है तो वह दोनों माध्यम के पृथककारी तल पर अभिलंब की ओर अथवा अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम जैसे वायु से जल अथवा कांच में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे वायु से मतलब विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रही है इस वजह से। और गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है, तो 2 मिनट है दोस्तों। कितना? 2 मिनट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं। आरोही क्रम का मतलब है दोस्तों छोटे से बड़ा, कम से अधिक हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे कम किसका होता है, बर्फ का होता है। उससे अधिक किसका होता है, केरोसिन का होता है। उससे अधिक किसका होता है, बेंजीन का होता है। उससे अधिक किसका होता है, सेंधा नमक का होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तक सूचकांक पारदर्शी माध्यम की अपवर्तक क्षमता को दर्शाता है। दिए गए पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम है। सबसे कम किसका होता है, बर्फ का। उससे अधिक केरोसिन का 1.44, बेंजीन का होता है 1.5 और सेंधा नमक का कितना होता है, 1.54 होता है। बर्फ का कितना होता है, 1.31, केरोसिन का 1.44, बेंजीन का 1.5 और सेंधा नमक का कितना होता है, 1.54। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? दोस्तों माध्यम का अपवर्तनांक जो सबसे कम होता है वो है हवा। हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, किसी माध्यम जैसे जल, वायु, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है, इसको प्रदर्शित करता है। वायु का घनत्व अन्य दिए गए विकल्पों के माध्यम से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो दोस्तों ये है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। किसमें? अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो प्रकाश के मुड़ने की घटना जो है ये होती है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बात कर ले प्रकीर्णन के बारे में, तो इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है। परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।